कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब करियर अच्छा है, दोस्त हैं, परिवार है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन सा है। एक सवाल कि ये सब किस लिए? ये एक ऐसा एहसास है जो मतलब अक्सर हमें परेशान करता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर अल्टीमेट मीनिंग पर। अब देखिए, ज्यादातर लोगों ने उनकी पहली वो बेहद मशहूर किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वो तो लगभग सबने पढ़ी या सुनी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत ये समझने के लिए है कि ये जो दूसरी किताब है ये उससे आगे कैसे जाती है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल क्यों मानी जाती है। सही। ये उन लोगों के लिए खास है जो जिंदगी के मायने को सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि एक रूहानी या आध्यात्मिक सतह पर भी टटोलना चाहते हैं। हाँ, और ये किताब उस सबसे गहरी बात को पकड़ती है, वो ये कि हम इंसान जो हैं वो सिर्फ कामयाबी या खुशी के पीछे नहीं भागते। अच्छा। हमारे अंदर एक ज्यादा गहरी प्यास है, और वो है एक परम अर्थ की, एक अल्टीमेट मीनिंग की। फ्रैंकल का मानना था कि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा असली मोटिवेशन। तो आज की बातचीत में हम यही देखेंगे कि फ्रैंकल इस नतीजे पर पहुंचे कैसे, और आज के दौर में इसके क्या मायने हैं। तो फिर चलिए इसी आइडिया से शुरू करते हैं। इस चर्चा की सबसे पहली और बड़ी बात यही है, इंसान सिर्फ सक्सेस या हैप्पीनेस के लिए नहीं जीता, उसे अल्टीमेट मीनिंग चाहिए। अब सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, पर फ्रैंकल यहाँ एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। वो कहते हैं कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता ये दोनों दुश्मन नहीं है, वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। बिल्कुल। ये आज भी सुनने में थोड़ी नई बात लगती है, उस जमाने में तो ये एक तरह की बगावत रही होगी। ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस दौर में मतलब सिगमंड फ्रॉइड जैसे मनोवैज्ञानिकों का दबदबा था। सही। और वो तो धर्म और आध्यात्मता को एक तरह का वहम या न्यूरोसिस मानते थे। तो फ्रैंकल का ये कहना कि इंसान का आध्यात्मिक पहलू उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना उसका मनोवैज्ञानिक पहलू, ये साइकोलॉजी की दुनिया में एक तूफान लाने जैसा था। अच्छा। वो ये नहीं कह रही थी कि दोनों एक ही चीज हैं, बल्कि ये कि एक सेहतमंद इंसान बनने के लिए दोनों का साथ होना जरूरी है। मतलब ये सिर्फ कोई फिलॉसफी वाली बात नहीं थी, वो इसे अपनी थेरेपी में इस्तेमाल भी करते थे। हाँ, बिल्कुल। यही तो उनकी लोगोथेरेपी का आधार है। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है अर्थ। अर्थ। तो उनकी थेरेपी का फोकस किसी के बचपन के ट्रॉमा को कुरेदना नहीं था, बल्कि उसके आज के जीवन में अर्थ ढूंढने में मदद करना था। अच्छा। उनका मानना था कि जब हमारी जिंदगी में कोई गहरा मकसद नहीं होता तो एक खालीपन पैदा होता है। उन्होंने इसे एक बहुत सटीक नाम दिया था, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, अस्तित्व का खालीपन। हाँ, ये शब्द तो मतलब आज के जमाने से बहुत जुड़ा हुआ महसूस होता है ना? क्या ये वही एहसास है जब हम घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं बिना किसी वजह के, या एक अच्छी खासी नौकरी में बर्नआउट महसूस करते हैं क्योंकि उस काम में कोई मतलब नहीं दिखता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम आज शायद वैसा ही महसूस होता है। सब कुछ होने के बाद भी रात में सोचना, मैं ये सब कर क्यों रहा हूं, या वीकेंड पर पार्टियों में जाने के बाद भी वो अकेलेपन का एहसास। सही। फ्रैंकल का मानना था कि ये खालीपन ही आज की कई मानसिक परेशानियों की, जैसे डिप्रेशन और बेचैनी, उनके असली जड़ है। मतलब हम सीधे खुशी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, और फ्रैंकल कहते हैं कि खुशी तो एक बाय प्रोडक्ट है, उसे सीधे नहीं पकड़ सकते। जब आप कोई अर्थपूर्ण काम करते हैं तो खुशी अपने आप वो पीछे चली आती है। ये खालीपन का आइडिया ये सीधे तौर पर उस दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ता है जिसके बारे में बात की गई है, स्वतंत्रता का असली मतलब। ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज्यादा आजादी बिना किसी दिशा के वो भी इस खालीपन को जन्म दे सकती है। एक लाइन है, स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। हम अक्सर आजादी को क्या समझते हैं, कुछ भी करने की छूट। हाँ, यही समझते हैं। लेकिन फ्रैंकल इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हैं। उनके लिए जिम्मेदारी के बिना आजादी एक बोझ है, एक अंधी गली। एक बोझ। सोचिए, अगर आप एक चौराहे पर खड़े हैं जहां से 1000 रास्ते निकलते हैं और आपको कहीं भी जाने की पूरी आजादी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस रास्ते पर क्यों जाना है,
कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो आजादी आपको खुशी नहीं देगी बल्कि घबराहट देगी। तो इसके लिए कोई ठोस उदाहरण क्या हो सकता है? करियर का उदाहरण तो है, लेकिन इसे और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं? एक ज्यादा मजबूत उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करने की आजादी है। ठीक है। ये आजादी अपने आप में खोखली है अगर उसके साथ मरीजों की जान बचाने की जिम्मेदारी न जुड़ी हो। बिना उस जिम्मेदारी के वो आजादी सिर्फ पैसे कमाने का एक लाइसेंस बनकर रह जाएगी। सही बात है। इसी तरह एक पत्रकार के पास कुछ भी लिखने की आजादी है, लेकिन समाज को सच बताने की जिम्मेदारी ही उस आजादी को मतलब देती है। फ्रैंकल के लिए जिम्मेदारी एक बोझ नहीं है, बल्कि एक एंकर है, एक लंगर जो हमें दिशाहीन होने से बचाता है। वाह! ये नजरिया तो आजादी शब्द को ही मतलब पूरा बदल देता है। तो फ्रैंकल अपनी इस पूरी फिलॉसफी को बनाते कैसे हैं? मुझे लगता है कि ये किताब 4 मुख्य विषयों या पिलर्स पर टिकी है। हाँ, ये 4 पिलर्स उनके पूरी सोच का ढांचा है। पहला है अर्थ बनाम खालीपन, जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। दूसरा है आस्था और अतिक्रमण, यानी फेथ इन ट्रांसेंडेंस। ठीक है। तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है, वो है पीड़ा का उच्च उद्देश्य। और चौथा है मानवीय गरिमा और आंतरिक स्वतंत्रता। ये चारों मिलकर जिंदगी की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए इन पर एक एक करके थोड़ी और बात करते हैं। आस्था और अतिक्रमण या फेथ इन ट्रांसेंडेंस, ये सुनकर अक्सर लोगों के दिमाग में सीधे सीधे धर्म या भगवान का ख्याल आता है। क्या फ्रैंकल का मतलब भी वही था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। फ्रैंकल के लिए ट्रांसेंडेंस का मतलब सिर्फ धार्मिक होना नहीं था। इसका मतलब था खुद से परे जाना। खुद से परे जाना? हाँ, या खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ना। अब ये कोई चीज भगवान हो सकती है, लेकिन ये कोई महान मकसद भी हो सकता है। जैसे विज्ञान की कोई खोज, कला का निर्माण, समाज की सेवा, या यहाँ तक कि किसी दूसरे इंसान से गहरा प्यार। जब हम सिर्फ अपनी जरूरतों और अपनी खुशियों के बारे में सोचना बंद करके किसी बड़ी चीज के लिए जीते हैं, तो हम ट्रांसेंड करते हैं। यही हमें जानवर से इंसान बनाता है। समझ गया। तो अब आते हैं उस तीसरे और सबसे मुश्किल आइडिया पर, पीड़ा का उच्च उद्देश्य। ये फ्रैंकल के अपने भयानक अनुभवों से निकला विचार है ना, और शायद इसीलिए ये इतना असरदार भी है। बिल्कुल। फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप में जो सहा वो हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह थी, कोई मकसद था, जैसे अपने परिवार से दोबारा मिलना या अपनी कोई अधूरी किताब पूरी करना, उनके जिंदा बचने की संभावना उन लोगों से ज्यादा थी जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। अच्छा। यहीं से उनका ये सिद्धांत निकला कि हम जीवन में हमेशा पीड़ा को चुन नहीं सकते। दुख, बीमारी, नुकसान ये सब होकर रहेगा, लेकिन एक चीज है जो हम हमेशा चुन सकते हैं। और वो क्या है? वो है उस पीड़ा के प्रति हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड। लेकिन ये कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल। क्या फ्रैंकल इस बारे में कोई रास्ता बताते हैं कि कोई इंसान भयानक पीड़ा के बीच अपने एटीट्यूड को चुनने की ताकत कैसे जुटा सकता है? जब सब कुछ छिन रहा हो, तब ये चुनाव कैसे किया जाए? यही वो जगह है जहां चौथा पिलर, मानवीय गरिमा और आंतरिक स्वतंत्रता, सामने आता है। ओके। फ्रैंकल आपका काम, आपके प्रियजन, यहाँ तक कि आपके कपड़े भी, लेकिन एक आखिरी चीज है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी आंतरिक आजादी। हाँ, आपकी आंतरिक आजादी, यानी ये चुनने की आजादी कि आप इन हालात का सामना कैसे करेंगे। पीड़ा को मतलब देने की ताकत इसी चुनाव से आती है। जब एक कैदी अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा किसी और ज्यादा भूखे कैदी को देता है, तो उस एक पल में वो अपनी पीड़ा को ट्रांसेंड कर जाता है। वो अपनी इंसानी गरिमा को साबित करता है। यही वो ताकत है। ये आसान नहीं है, पर ये मुमकिन है। ये बहुत गहरी बात है। तो ये सब समझने के बाद एक प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है, ये किताब आखिर है किसके लिए? कहा गया है कि ये उन लोगों के लिए है जिन्हें गहरी फिलॉसफी और साइकोलॉजी पसंद है, या जो फ्रैंकल के काम को पहले से जानते हैं। हाँ, और ये एक जरूरी बात है, ये किताब हर किसी के लिए नहीं है और इसे समझना जरूरी है। फ्रैंकल की पहली किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, वो एक कहानी है। बिल्कुल, एक कहानी। उनके अपने अनुभवों का एक बहुत ही असरदार और इमोशनल ब्यौरा। उसे पढ़ना आसान है और वो सीधे दिल पर असर करती है। लेकिन ये भी चेतावनी दी गई है कि ये दूसरी किताब वैसी नहीं है, इसे पढ़ना भारी लग सकता है। हाँ,
तो मेरे मन में ये सवाल आया कि अगर ये इतनी मुश्किल और एकेडमिक है तो फिर इसे पढ़ने का मोटिवेशन क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि पहली किताब आपको ये बताती है कि अर्थ की खोज जरूरी क्यों है। वो क्या का जवाब देती है। क्या लेकिन ये दूसरी किताब मैन सर्च फॉर अल्टीमेट मीनिंग आपको कैसे और क्यों का जवाब देती है। ये एकेडमिक निबंधों का एक कलेक्शन है। अच्छा। इसमें फ्रैंकल अपनी लोगोथेरेपी के सिद्धांतों की परत दर परत खोलती हैं। तो इसका मोटिवेशन प्रेरणा पाना नहीं है बल्कि समझना है। समझना। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो पहली किताब पढ़कर बेचैन हो गए और अब उस फिलॉसफी की मशीनरी को अंदर से खोलकर देखना चाहते हैं। इसे धीरे धीरे एक एक चैप्टर को पचाते हुए पढ़ना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर किसी को पहली किताब ने झकझोर के रख दिया था और अब वो उन सवालों की और गहराई में उतरना चाहता है, तो क्या ये किताब उसके लिए है? बिल्कुल। अगर पहली किताब एक चिंगारी थी तो ये दूसरी किताब उस आग को और हवा देने का काम करती है। ये एक शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव है। ये कोई आसान सफर नहीं है, पर ये एक ऐसा सफर है जो जिंदगी को देखने का आपका पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये आपको सिर्फ बेहतर महसूस नहीं कराता, ये आपको ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा जागरूक इंसान बनने की चुनौती देता है। चलिए, तो इसी चुनौती के साथ आज की ये बातचीत को खत्म करते हैं। हाँ, और मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। आज हमने बात की कि कैसे फ्रैंकल के लिए आजादी और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस पर सोचते हुए ये सवाल खुद से पूछने जैसा है। अगर आजादी का सच्चा साथी जिम्मेदारी है, तो हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक जिम्मेदारी हो सकती है जिससे हम शायद बच रहे हैं या जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जिसे अपनाने से हमें गहरे अर्थ का अनुभव हो सकता है। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। और ये कोई बहुत बड़ी दुनिया बदलने वाली जिम्मेदारी हो जरूरी नहीं। ये अपने परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति या अपने किसी हुनर के प्रति एक छोटा सा कदम भी हो सकता है। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, पर शायद उसी जवाब में असली खुशी और असली अर्थ की खोज छिपी है।